नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 522 के अंतर्गत खंड 2 में बच्चे कैसे सीखते हैं के अंतर्गत अधिगम को कवर करने वाले हैं। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना, नई आदतें, नया कौशल, नया ज्ञान और इसका इस्तेमाल अपने जीवन में करना, यही है अधिगम। तो आइए हम आज की शुरुआत करते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम नया ज्ञान, नई आदतें, कौशल और व्यवहार सीखते हैं और अपने जीवन में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा और उसके बाद हम साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं, तो यह हमने एक चीज को सीख लिया, एक नई आदत सीख लिया। अब यह 3 मुख्य पहलुओं पर निर्भर करता है। अधिगम के 3 मुख्य पहलू हैं, इसे भी हमें जानना चाहिए। पहला है व्यवहार में अस्थायी बदलाव। एक बच्चा विद्यालय जाता है, सड़क पार करता है, लापरवाही से जाता है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति सड़क पार करते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। अब वह बच्चा सड़क पार करते समय सावधानी बरतेगा, तो उसके व्यवहार में अस्थायी बदलाव हो गया, क्योंकि उसने यह देखा कि रोड पार करते समय एक व्यक्ति लापरवाही के कारण उसके साथ दुर्घटना हुई। अब उसको देखने के बाद बच्चे के व्यवहार में अस्थायी बदलाव हुआ। यह अधिगम का एक प्रमुख पहलू है। दूसरा प्रमुख पहलू है जीवन की आवश्यक आदतें, ज्ञान और प्रवृत्ति प्राप्त करना। अधिगम के दौरान बच्चा आदतें, ज्ञान और प्रवृत्ति प्राप्त करता है। जैसे वह विद्यालय में आता है तो नई चीजों को सीखता है, नए प्रकार से व्यवहार करता है, सामाजिकता के नए नए गुणों को सीखता है आसपास में, तो उसका लगातार विकास होता है, भावनात्मक रूप से विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नई आदतें बच्चा सीखता है। इसके अलावा व्यक्तित्व में भी अस्थायी बदलाव बच्चे के होता है। आपने देखा होगा कि जब आप अध्यापक के रूप में प्रार्थना करवाते होंगे अपने विद्यालयों में, तो कुछ बच्चे प्रार्थना करने में संकोच करते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा है, शर्मीले स्वभाव के हैं, लेकिन जब आपके द्वारा लगातार दबाव डाला जाता है कि चलो तुम प्रार्थना कराओ, तो वही बच्चा जो शर्मीला रहता है प्रार्थना करवाने के लिए आता है, और एक समय के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद फिर वो बच्चा स्वयं से ही प्रार्थना करना शुरू कर देता है। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बच्चे ऑटोमेटिक आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। तो आपने क्या देखा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान उस बच्चे के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये 3 प्रमुख पहलू हैं जो आपको देखने चाहिए। अब हम देखते हैं अधिगम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला यह कि यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु होने तक आपको सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है। आप नौकरी में आने के बाद भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, आज भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। बुढ़ापे में भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। जब उसके साथ कोई नहीं रहता है तब उसे एहसास होता है। अब आप समझ रहे हैं। दूसरा प्रत्यक्ष लक्ष्य है। जब कोई लक्ष्य निर्धारित होगा तभी सीखने की प्रक्रिया होगी। अगर कोई लक्ष्य न रहे तो सीखा कैसे जाएगा। विद्यालय में जब बच्चे को अभिभावक भेजते हैं तो वह कुछ लक्ष्य निर्धारित करके भेजते हैं कि मेरा बच्चा इस चीज को प्राप्त करना चाहता है, या मैं इसे यह बनाना चाहता हूं, इसी क्रम में इस बच्चे को विद्यालय भेज रहा हूं ताकि यह सीख सके। आगे है सुविचारित है। जैसे आप गणित का कोई सवाल लगा रहे हैं तो आप उसको कई प्रकार से लगाने के लिए विचार करते हैं अपने दिमाग में। आप जब विचार करते हैं तो फिर उसके बाद फिर वह सवाल लगाने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल होते हैं। क्या आप कोई भी सवाल बिना विचार के, बिना दिमाग में सोचे लगा सकते हैं? नहीं। तो अधिगम की प्रक्रिया तभी होती है जब आप विचार करते हैं। और आगे है सक्रिय प्रक्रिया है। जब आपका शरीर या कक्षा में आप किसी एक ऐसे बच्चे को देखें जिसका पढ़ने में, कहते हैं उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है का मतलब क्या है कि उसका मन निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, या उसका शरीर भी सक्रिय नहीं है, वह कोने में आकर केवल बैठा हुआ है, उससे बाकी लेना देना नहीं है। जैसे अगर किसी का बच्चे को आपने देखा लर्निंग मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको, तो अब उसको पढ़ाना कठिन हो जाता है, सिखाना भी कठिन हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वह सक्रिय पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसमें सक्रियता भी बहुत जरूरी है। आगे है व्यक्तिवादी है। इसका मतलब यह है कि हर किसी के समझने सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वह अलग अलग होती है। किसी एक बच्चे को सवाल बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी एक बच्चे को वही सवाल देर में समझ में आता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वह बताइए व्यक्तिवादी हुई या नहीं, क्योंकि एक ही बार में आप सबको नहीं सिखा सकते एक समान, तो वह व्यक्तिवादी हुई। परस्पर क्रिया का परिणाम है। आपस में जब क्रिया करते हैं तो उससे अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। जैसे बच्चे अगर 4-6 ग्रुप में बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत करके सीख रहे हैं, वातावरण से सीख रहे हैं, तो जो अधिगम की प्रक्रिया है वह आसान हो जाती है, सुचारू रूप से वह चलती है। अगर एक बच्चे को अकेले अधिगम करना हो, बैठना हो, सीखना हो, तो उसके लिए शायद कठिनाई होगी। अगर वही 5-6 बच्चों के साथ ग्रुप में बैठकर बातचीत कर रहा है, अधिगम कर उससे आसान होता है।
आगे है स्थानांतरण। अगर आपने बाइक चलाना सीख लिया तो हो सकता है कि आप स्कूटी भी चला लें। तो क्या आपने कभी जीवन में स्कूटी चलाया था? नहीं, आपने बाइक चलाना सीखा और उसके बाद उसी अनुभव के आधार पर आपने स्कूटी भी चला दिया। तो बताइए, अधिगम आपका स्थानांतरण हुआ कि नहीं? एक जगह का यूज करके, एक जगह के ज्ञान का यूज करके आप दूसरी जगह उसको इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो यह हुआ स्थानांतरण। आगे हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को भी देख लेते हैं। सबसे पहले है परिपक्वता। इसका मतलब यह कि बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, तभी वह अधिगम प्रक्रिया में भाग ले पाएगा। जैसे बच्चा अगर जन्म ले और जन्म के बाद वह तुरंत चलने लगे, तो क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि वह शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है। अगर बच्चे से आपने पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चा आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह मानसिक रूप से सक्षम नहीं है इस सवाल को हल करने के लिए। अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि बच्चा परिपक्व हो उस स्तर के हिसाब से। यही चीज यहाँ पर पहले लिखी गई है, परिपक्वता। इसका मतलब कि शरीर और दिमाग सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं। मतलब परिपक्वता प्लस अभ्यास और सही वातावरण मिलना चाहिए, तभी सीखना संभव हो जाएगा। जैसे बच्चा अगर मान लीजिए 8 महीने 9 महीने का हो गया या 1 साल का हो गया, अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा कि परिपक्वता, तो अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, परिपक्वता का मतलब यह हुआ कि वह उस समय के हिसाब से सही होना चाहिए। जैसे अगर 9 महीने का या 1 साल का बच्चा है, तो उसका शरीर उसके हिसाब से 1 महीने में कैसा होना चाहिए, वो ऐसा अगर है, तो फिर वह चलने की प्रैक्टिस करेगा। क्या करेगा? प्रैक्टिस, अभ्यास। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जैसे ही 1 साल का होगा तुरंत उठ के दौड़ने लगेगा। तो पहले वह जो अधिगम की प्रक्रिया यानी चलना सीखता है, वह परिपक्वता पहले होनी चाहिए, उसके शरीर की बनावट उस प्रकार से होनी चाहिए। अगर उसके पास दोनों पैर ही नहीं है तो बेचारा कैसे चलेगा? और दूसरा अभ्यास, बच्चा धीरे धीरे अभ्यास करता है। बच्चा पहले अपना हाथ उठाता है, ठीक है, पैर उठाता है, फिर हाथ और पैर के सहारे चलने का प्रयास करता है, धीरे धीरे अभ्यास करता है। और उसके बाद यही वातावरण भी होना चाहिए। अगर आप बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देंगे तो क्या वो वहां चलेगा? नहीं चलेगा। तो वातावरण भी सही होना चाहिए, तब जाकर अधिगम की प्रक्रिया होती है। तो यह 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, परिपक्वता, अभ्यास और सही वातावरण, तब जाकर सीखना संभव। आगे है तत्परता, रेडीनेस। अगर अभिभावक के द्वारा बच्चे को विद्यालय में लाया जा रहा है और बच्चा तैयार ही नहीं हो रहा है, विद्यालय में वो रुकना ही नहीं चाहता है, तो क्या बताइए वह अधिगम कर पाएगा? क्या वह सीख पाएगा? जो क्या एक की योग्यता निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, क्या वह उसे प्राप्त कर पाएगा? नहीं। जब बच्चा मानसिक रूप से तैयार होता है, वह आपके साथ कोऑपरेट करता है, बच्चों के साथ बैठता है, तालमेल बिठाता है, तब जाकर वह सीखना शुरू करता है। इसलिए सीखने के लिए आवश्यक है कि जो भी सीखने वाला है वह तालमेल बिठाए, वह तत्परता दिखाए, रेडी हो, पढ़ने के लिए तैयार हो, तभी जाकर वह अधिगम कर पाएगा। आगे है वातावरण भी हमारा इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चे के लिए सीखना आसान हो। आप कल्पना करिए कि एक ऐसा कमरा है जिसमें हवा ठीक तरीके से नहीं जा रही है, रोशनी भी पर्याप्त नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा कमरा है, ढेर सारे बच्चे उसमें बैठे हुए हैं और एक अध्यापक सभी बच्चों को डांट रहे हैं, चुप करा रहे हैं कि सभी लोग शांत रहो। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा कमरा है जहाँ पर उतने ही बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर टेलम वगैरह लगे हुए हैं, हवा वगैरह है, रोशनी है, प्रकाश बेहतर तरीके से आ रहा है और प्रॉपर डेस्क वगैरह लगे हुए हैं। अब उस कमरे में भी उतने ही बच्चे बैठे हुए हैं। अब आप बताइए किस कमरे में अधिगम की प्रक्रिया आसानी से हो पाएगी? आप स्वयं बताइए। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कमरे में रोशनी बढ़िया है, बढ़िया तरीके से व्यवस्था है, टेलम्स वगैरह लगाए गए हैं, बच्चों को देखने के लिए मनोरंजक जो चीज़ें हैं, आकर्षक चीज़ें क्लास में अवेलेबल हैं, तो फिर वहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि वातावरण भी प्रभावित करने वाला अधिगम को एक प्रमुख कारक है। आगे है प्रेरणा। अब यह प्रेरणा भी 2 प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। आपने देखा होगा कक्षा 1 और कक्षा 2 की जो वर्क बुक्स सरकारों के द्वारा दी जाती हैं, उसमें तमाम प्रकार के चित्र वगैरह बनाए जाते हैं और उसको देखने के बाद बच्चे का खुद से मन करने लगता है कि मैं इसको करूंगा। ठीक है, 10-10 पर घेरा लगाओ, 10-10 का बंडल बनाओ, 100 का बंडल बनाओ। तो उन चीज़ों को देखकर बच्चा बड़ा आकर्षित होता है और उसको फिर अध्यापक को कहने की जरूरत नहीं रहती है, वो खुद से ही भरने लगता है। तो वह आंतरिक प्रेरणा हुई, उस चीज को देखकर बच्चे का मन खुद से करने लगा कि वो मैं इस किताब को भरूं। तो ये आंतरिक प्रेरणा होती है। और दूसरा यह कि बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा अधिगम में कैसे सहायक है? जैसे अध्यापक ने यह कह दिया कि जो सबसे कोई पोएम लर्न करने के लिए कि इस पोएम को जो सबसे पहले लर्न करेगा उसे मेरी ओर से इनाम दिया जाएगा। तो ये तो बच्चे के लिए एक बाह्य प्रेरणा हो गया, बच्चा इनाम के लालच में जल्दी से याद कर रहा है।
भावक के दबाव में भी बच्चे को यह याद करना पड़ता है, कोई भी चीज़ या काम करना पड़ता है ना। कि बच्चे को अभिभावक ने कह दिया कि जाओ विद्यालय में, इसको पढ़ो, जरूरी है, इतना काम करना जरूरी है। अध्यापक ने कह दिया नहीं अगर याद करके आओगे तो मारेंगे डांटेंगे। तो ये बाह्य पीड़ा हो गई बच्चे के, डर गया बच्चा, या कोई भी कारण हो सकता है। वो इनाम पाने के लालच में माता पिता ने कह दिया कि मेरा बेटा अगर ये करेगा तो मैं उसको ये दूंगा, गिफ्ट दूंगा कोई, या उसके लिए गाड़ी दूंगा छोटी वाली जो होती है खिलौने वाली। तो बच्चा इस चीज के लिए फिर और जोर लगाता है सीखने के लिए। तो ये एक अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक हो गया। बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बात को थोड़ा और डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा है, आपसे वह बच्चा फ्रेंडली है, बातचीत करता है। आपने उस बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, उस बच्चे ने आपको अपना नाम बताया। बच्चा अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त कर सकता है। मान लीजिए कि आप कल विद्यालय नहीं आए हो तो आपसे बच्चा पूछेगा कि सर जी आप कल विद्यालय क्यों नहीं आए। तो वह आपसे, उसको समय का भी नॉलेज है जो यूज करना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, वो इस चीज का भी यूज कर ले रहा है। बच्चा साधारण प्रश्नों का जवाब दे सकता है, बच्चा जिज्ञासु होता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है आपसे। बच्चा अध्यापक के आदेशों का पालन करता है। अध्यापक ने कहा कि बैठ जाओ तो बच्चा बैठ गया, खड़े हो जाओ तो खड़ा हो गया, तो अध्यापक की बातों को भी मान रहा है। खेल में नियमों का पालन करता है, जब बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो वो नियमों का भी पालन करता है। अब आप ये सोचिए कि इन सारी चीजों को क्या आपने बच्चे को सिखाया? शायद नहीं, है ना। अगर बच्चा आ रहा है, मान लीजिए पहले दिन विद्यालय आ रहा है और आपने उससे कहा अंदर बैठ जाओ, तो वह यह समझ जाएगा और वह खुद से जाकर बैठ जाएगा। अब आपको उसको उठा कर ले जाकर बैठाना नहीं है, बच्चा समझ जाएगा। घंटा बजा, सारे बच्चे, घंटा बजा और लंच का सभी बच्चे बाहर चले गए, वो बच्चा भी बाहर चला गया। क्या आपने उसको सिखाया? नहीं सिखाया। तो आप बस ये सोच लीजिए कि वह बच्चा कैसे फिर सीख रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है अनुकरण के द्वारा, यानी दूसरे कैसे करते हैं उनको देख रहा है और उसी चीज को वो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए कि वह विद्यालय जब आया तो विद्यालय में आकर आपसे बातचीत कर रहा है, अपना नाम बता रहा है, आपको अपने पिता का नाम बता रहा है, और भी जो बहुत सी चीजें हैं, जो भी मतलब अगल बगल की चीजें हैं, उस पर आपसे डिस्कशन कर रहा है। तो क्या वह उसे ये सारी चीजें किसी ने सिखाई होंगी? नहीं। एक्चुअली बच्चे अपने बड़ों के, माता पिता के, अभिभावकों को देखकर, कोई भी चीज करता हुआ देखकर उसका अनुकरण करते हैं, और वही अनुकरण करने से उनका अधिगम की प्रक्रिया होती है। तो यही अनुकरण है। जब बच्चे अपने माता पिता, भावकों को या आसपास के लोगों को देखकर उनका अनुकरण करते हैं, वही हो गया अधिगम में सहायक। अब अनुकरण दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष अनुकरण, एक सांकेतिक अनुकरण। जैसे प्रत्यक्ष अनुकरण में डायरेक्टली माता पिता की बातों को मानता है, या माता पिता जो कहते हैं उस चीज को फॉलो करता है। अध्यापक अगर समय से आ रहे हैं, पहली घंटी लग गई, अध्यापक कमरे में प्रवेश किए तो अध्यापक पढ़ाना शुरू किए, तो बच्चे ने भी पढ़ना शुरू किया। अध्यापक निकल गए, बच्चे की कॉपी बंद हो गई। तो क्या हुआ? यहाँ प्रत्यक्ष अनुकरण हो रहा है, क्योंकि अध्यापक को देखा जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है। अध्यापक के जाने के बाद किताब बंद हो जा रहा है या कॉपी बंद हो जा रहा है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष अनुकरण। और दूसरा है सांकेतिक अनुकरण। जैसे बच्चे ने कोई टीवी सीरियल वगैरह देखा, आजकल के प्रोग्राम्स जो आ रहे हैं, कार्टून वगैरह देखा, और उन कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, उनके जैसा अपने आप को दिखा रहा है। जैसे आप भी छोटे रहे होंगे तो आप भी शक्तिमान को देखे होंगे, शाका बूम बूम देखे होंगे, है ना। और उसके बाद उनके कैरेक्टर्स को आप फॉलो करने का प्रयास या उनसे सीखने का प्रयास किए होंगे। तो उसी प्रकार से, या उनका अनुकरण जिसको कहते हैं, आपने करने का प्रयास किया होगा। उसी प्रकार से बच्चा आज के समय में डोरेमोन देखता है, और डोरेमोन देखने के बाद फिर उसके जैसा अनुकरण करता है, मतलब तो कॉपी करता है। तो ये हो गया सांकेतिक अनुकरण, ठीक है। अब उसी अनुकरण को करते करते बच्चा सीखने लगता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब वह क्रिकेट के मैदान में चला गया और उसने बुमराह को गेंदबाजी करते हुए देखा, बॉलिंग करते हुए देखा। तो अब उसके जैसा, यानी वो जिस प्रकार से गेंद फेंक रहा है घुमाकर, उस तरह से बच्चा भी अनुकरण करता है, उसको फॉलो करता है, और फिर बच्चा भी गेंदबाजी करने का प्रयास करता है। बड़ा बच्चा है, मतलब मान लीजिए कि बच्चे की उम्र 10 साल 12 साल की है, तो क्योंकि अधिगम शुरू करने वाली प्रक्रिया तो है नहीं, तो अधिगम एज अ होल आप देख रहे हैं, तो किसी भी स्टेज में आपको सीखना ही है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। तो जो अनुकरण है वह अधिगम में बदल जाता है, यानी उसने गेंदबाजी करते हुए बुमराह को देखा हाथ घुमाकर, फिर स्वयं भी उस तरह से गेंदबाजी करना उसने शुरू कर दिया। बच्चा अपने पिता को या माता को कोई भी कार्य करते हुए देखता है। जैसे आपने देखा होगा छोटी बच्चियों को, उनकी माता जी को रोटी बनाती हैं, तो फिर वो बच्चियां भी छोटी जो होती हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे, 1.5 साल के, वो भी बेलन लेकर अपना प्रयास करने लगते हैं, अनुकरण करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनको उसमें रोटी बनाना नहीं है, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। तो अनुकरण को अधिगम में बदलने के तरीके कौन कौन से हैं? पहला तो यह कि प्रशंसा या इनाम। जैसे मान लीजिए बच्चे ने गाना गाया, ठीक है, या बच्चा किसी भी गायक, किसी भी सिंगर को देख रहा है, उससे प्रभावित है और उसकी तरह गाना गा रहा है। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों बच्चे ने गाया,
ठीक है, पहली बार गाया और वो लता मंगेशकर के गाने को सुना और उसके बाद उसी तरह गाने का प्रयास किया। अब आपने उसकी प्रशंसा कर दी। बच्चे ने क्या किया, ऐसे एक बार गा दिया, रैंडमली गा दिया, उनके गाने को सुना और उसको गाया। अब आपने उस बच्चे की प्रशंसा कर दी, तारीफ कर दी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। अब बताइए, आपने उसके अधिगम की जो प्रक्रिया हो रही थी उसको प्रेरित कर दिया, बच्चा और बेहतर काम करेगा। तो जो प्रशंसा या इनाम है वह इस चीज को, अधिगम की प्रक्रिया को और तीव्र कर देता है। आगे है संतोषजनक परिणाम। बच्चा अपनी माँ को दूध का इस्तेमाल करते हुए देखता है, दूध शब्द का प्रयोग करते हुए देखता है। जब वो देखता है कि बाहर से कोई आता है, दूध लेकर आता है, और माँ के द्वारा दूध शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो बच्चा भी दूध दूध कहता है, तो माँ उस दूध को बच्चे को दे देती है। तो उस बच्चे ने दूध कहाँ से सीखा, दूध बोलना कहाँ से सीखा? माँ के द्वारा सीखा। माँ शायद बाहर से कोई दूध लाता होगा और उसको फिर माँ खरीदती होंगी और उस बच्चे ने दूध को देखा, तो अब बच्चा भी दूध बोल रहा है। अगले दिन से माँ की जगह पे बच्चा ही बर्तन लेकर पहुंच जाएगा कि दूध 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 वाले के पास। तो वो कैसे समझ गया? अनुकरण किया माँ का। माँ को देखता होगा कि सुबह के टाइम माँ बर्तन लेकर जाती है दूध लेने, तो बच्चा भी फॉलो करता है। तो बच्चा, संतोषजनक परिणाम अगर होता है तो बच्चा अधिगम करता है। अगला है प्रतिनिधित्व पुनर्बलन। इसमें बच्चा दूसरे के अनुकरण को देखकर सीखता है। जैसे मान लीजिए कि आपने त्योहारों वगैरह में देखा होगा कि बड़े लोग अगर नए कपड़े पहनते हैं तो बच्चे के मन में भी ये भावना आती है कि मुझे भी नया कपड़ा पहनना है। अब वो उस दूसरे को देखकर सीख रहा है, अपने माता पिता या बड़े भाइयों को देखकर वो सीख रहा है, वह स्वयं के लिए भी नए कपड़े की मांग करता है। तो वह दूसरों को देख रहा है नया कपड़ा पहनते हुए, उसका वह अनुकरण करता है और वह अधिगम प्रक्रिया इसमें भाग लेता है। तो ये हो गया प्रतिनिधित्व पुनर्बलन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।